आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना हमारी जिंदगी एक दिन भी नहीं चल सकती, इंटरनेट। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इसके पीछे का अदृश्य ढांचा असल में काम कैसे करता है? इस एक्सप्लेनियर में हम इंटरनेट को बिल्कुल बुनियादी स्तर से डिकोड करेंगे और समझेंगे कि डेटा दुनिया भर में आखिर कैसे ट्रैवल करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इन 5 अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे। पैकेट स्विचिंग का जन्म, OSI और TCP/IP मॉडल्स का टकराव, डेटा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, IPv4 और IPv6 की कहानी, और आखिर में BGP के जरिए ग्लोबल राउटिंग। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, पैकेट स्विचिंग का जन्म। कहानी शुरू होती है 1969 में। अमेरिकी डिफेंस एजेंसी डार्पा एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहती थी जो किसी भी हमले में तबाह ना हो, और इसी सोच से ARPANET का जन्म हुआ। फिर 1974 में विंडसर्फ और उनके साथियों ने TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम का आइडिया दुनिया के सामने रखा। लेकिन असली गेम चेंजर पल आया 1 जनवरी 1983 को। इसे फ्लैग डे भी कहते हैं। इस दिन पूरे ARPANET को एक साथ TCP/IP पर स्विच कर दिया गया और बस यहीं से हमारे आज के आधुनिक इंटरनेट की नींव पड़ी। देखिए, पुराने टेलीफोन नेटवर्क्स सर्किट स्विचिंग पर चलते थे। मतलब अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो एक पूरी केबल सिर्फ उनके लिए रिजर्व हो जाती थी। अब अगर वो दोनों चुप भी हैं तो भी वो लाइन किसी और के काम नहीं आ सकती। ये तरीका बहुत महंगा और बेकार था। यहीं पर एंट्री होती है पैकेट स्विचिंग की। इसमें डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में, जिन्हें पैकेट्स कहते हैं, बांट दिया जाता है। हर पैकेट अपना अलग रास्ता ढूंढकर मंजिल तक पहुंच सकता है। अचानक आने वाले भारी वेब ट्रैफिक के लिए ये शेयरिंग वाला तरीका सच में कमाल का साबित हुआ। और इस कमाल के पीछे जो जादुई फॉर्मूला है वो है स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। इसे एक एक्सप्रेसवे की तरह समझ लीजिए। अगर हर गाड़ी के लिए एक अलग लेन रिजर्व कर दी जाए तो सड़क तुरंत फुल हो जाएगी, राइट? लेकिन इस तकनीक में हजारों अलग अलग यूजर्स के पैकेट्स को एक ही लिंक पर बहुत ही चतुराई से पिरोया जाता है। जैसे कोई कनेक्शन 1 सेकंड के लिए भी शांत होता है, कोई दूसरा पैकेट उस खाली जगह का इस्तेमाल कर लेता है। एकदम मैक्सिमम एफिशिएंसी। और इसी से जुड़ता है एंड टू एंड प्रिंसिपल। ये इंटरनेट की सफलता का बहुत बड़ा राज है। इसके मुताबिक नेटवर्क के बीच में जो राउटर्स होते हैं उन्हें ज्यादा स्मार्ट नहीं बनाया गया है। उनका काम बस इतना है कि पैकेट्स को पकड़ो और पूरी तेजी से आगे फेंक दो। असली दिमाग किनारों पर होता है, यानी हमारे लैपटॉप्स और सर्वर्स में। यही किनारे वाले डिवाइस गायब हुए पैकेट्स को वापस मंगाते हैं और गलतियों को ठीक करते हैं। इससे बीच का पूरा नेटवर्क हमेशा सुपरफास्ट रहता है। एक बहुत ही सटीक कोट है इसके लिए, अलग अलग पैकेट्स का एक विशाल, अराजक लेकिन खूबसूरती से काम करने वाला कुशल तूफान। सच में इंटरनेट पर डेटा किसी हाईवे की तरह सीधी लाइन में नहीं चलता। ये एक ऐसा डायनामिक तूफान है जहां हर पैकेट अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करता है। और मजे की बात यह है कि यही अराजकता इस पूरे सिस्टम को इतना मजबूत बनाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, OSI बनाम TCP/IP मॉडल। अब जब ये नए आइडियाज आ गए तो इन्हें किसी स्ट्रक्चर में ढालना था, तो 2 मॉडल सामने आए। एक तरफ था 7 लेयर वाला OSI मॉडल, जो एकदम किताबी, सैद्धांतिक और परफेक्ट था। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने इसे बनाया था। और दूसरी तरफ था 4 लेयर वाला TCP/IP मॉडल। ये पूरी तरह से व्यवहारिक, इंजीनियरिंग पर आधारित था। OSI जहां बस थ्योरी में उलझा रहा, TCP/IP के पास पहले से ही काम करने वाले कोड मौजूद थे। और जाहिर है, इसी तेज और प्रैक्टिकल अप्रोच ने बाजी मार ली और TCP/IP पूरी दुनिया पर छा गया। जब 2 डिवाइस आपस में बात करते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि एक की ट्रांसपोर्ट लेयर सीधा दूसरे की ट्रांसपोर्ट लेयर से बात कर रही है, एकदम हॉरिजॉन्टल। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। डेटा वास्तव में उसी कंप्यूटर में ऊपर से नीचे की तरफ अलग अलग लेयर से गुजरता है, फिर फिजिकल केबल से होते हुए दूसरे कंप्यूटर में पहुंचता है और वहां वापस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। हर लेयर सिर्फ और सिर्फ अपने ठीक नीचे वाली लेयर से ही इंटरैक्ट करती है। इस पूरे प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसे ऐसे इमेजिन करें जैसे एक चिट्ठी को लिफाफे में रखना और फिर उस लिफाफे को एक बड़े शिपिंग बॉक्स में डाल देना। हर लेयर अपने डेटा के साथ एक छोटा सा टैग या हेडर लगाती है और उसे नीचे वाली लेयर को दे देती है। नीचे वाली लेयर को कोई मतलब नहीं होता कि बॉक्स के अंदर क्या है। इससे होता यह है कि नेटवर्क के हार्डवेयर के सारे अंतर छिप जाते हैं और हमारा सिस्टम बेहद फ्लेक्सिबल बना रहता है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, ट्रांसपोर्टिंग द डेटा। ट्रांसपोर्ट लेयर पर असल में 2 मेन प्रोटोकॉल्स होते हैं। पहला है TCP। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट डिलीवरी वाले की तरह है। ये पहले एक प्रॉपर कनेक्शन बनाएगा और गारंटी देगा कि हर एक पैकेट अपनी मंजिल तक पहुंचे। अगर कुछ खो गया तो ये उसे दोबारा भेजेगा। फाइल्स या ईमेल के लिए ये परफेक्ट है। दूसरा है UDP।
ये बिल्कुल बिंदास है, बिना कोई कनेक्शन बनाए ये सीधा डेटा फायर कर देता है। डेटा पहुंचा या रास्ते में ही ड्रॉप हो गया, इसे कोई परवाह नहीं। लाइव गेमिंग या वीडियो कॉलिंग, जहां स्पीड ही सब कुछ है और एक आध फ्रेम ड्रॉप होना चलता है, वहां यूडीपी ही काम आता है। हमारे एप्लीकेशंस नेटवर्क से बात कैसे करते हैं? असल में ये सब लगातार चलने वाले सेंड और रिसीव लूप्स का खेल है। जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो सॉफ्टवेयर उसे बाइट्स में बदलकर बफर में डाल देता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर उसे छोटे छोटे चंक्स में काटती है और नेटवर्क कार्ड के जरिए उसे लाइट पल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में बदलकर तारों के उस अनंत जाल में धकेल देती है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, IPv4 बनाम IPv6 एड्रेसिंग। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, इंटरनेट में जगह आखिर खत्म क्यों हो गई? 1983 में जब एड्रेसिंग सिस्टम बना था तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इंटरनेट इतना विशाल हो जाएगा। उस समय का जो IPv4 सिस्टम था वो 32 बिट आर्किटेक्चर पर था, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 4.3 बिलियन यानी करीब 430 करोड़ अलग अलग IP एड्रेस ही जनरेट कर सकता था। 80 के दशक में जब सिर्फ कुछ हज़ार कंप्यूटर्स थे तो ये नंबर अनंत लगता था। लेकिन फिर स्मार्टफोन्स आ गए, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अचानक हमारे फ्रिज और स्मार्ट बल्ब को भी अपना खुद का IP एड्रेस चाहिए था और देखते ही देखते वो 4.3 बिलियन की लिमिट क्रॉस हो गई। सिर्फ जगह की ही कमी नहीं थी, IPv4 में और भी कई कमियां थीं। इसके हेडर्स का साइज फिक्स नहीं होता, इस वजह से रास्ते के हर राउटर को पैकेट का एनालिसिस करने में एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है, जिससे नेटवर्क धीमा हो जाता है। इसके अलावा इसमें ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की भी बड़ी समस्या है, मतलब नेटवर्क पर मौजूद हर डिवाइस को फालतू में मैसेज भेजना, चाहे उसे चाहिए हो या नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे भरी हुई क्लास में चिल्लाकर किसी एक को बुलाना। इससे बिना बात के नेटवर्क पर लोड पड़ता है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन है IPv6। सबसे पहले तो ये 128 बिट एड्रेस का इस्तेमाल करता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि धरती के हर एक परमाणु को कई IP एड्रेस दिए जा सकते हैं। लिटरली ये कभी खत्म नहीं होंगे। दूसरी बड़ी चीज, इसका हेडर 40 बाइट्स पर एकदम फिक्स कर दिया गया है। राउटर्स को अब फालतू गणित नहीं लगाना पड़ता। और सबसे अच्छी बात, IPsec जैसी बेहतरीन सिक्योरिटी इसके मूल डिजाइन में ही इनबिल्ट है। अब जाहिर है पूरी दुनिया का हार्डवेयर रातों रात तो बदला नहीं जा सकता था, तो कुछ बहुत ही स्मार्ट जुगाड़ एक्चुअली रणनीतियां लगाई गईं। पहला था डुअल स्टैकिंग, जिसमें डिवाइस दोनों वर्जन को एक साथ सपोर्ट करते हैं। दूसरा है टनलिंग, इसमें नए IPv6 पैकेट को एक पुराने IPv4 लिफाफे के अंदर छिपाकर पुराने नेटवर्क से गुजारा जाता है। और तीसरा है नेट, यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है ताकि पुराने और नए एड्रेस आपस में बिना किसी रुकावट के बात कर सकें। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, BGP के साथ ग्लोबल राउटिंग, माइक्रो लेवल पर इंटरनेट कैसे काम करता है। देखिए, इंटरनेट कोई एक सिंगल नेटवर्क नहीं है, ये असल में हजारों अलग अलग नेटवर्क्स का एक बहुत बड़ा गुच्छा है, जिन्हें ऑटोनॉमस सिस्टम्स कहते हैं। और यहीं पर काम आता है BGP पेयर। इसे एक डिजिटल लाउडस्पीकर की तरह समझें। ये अपने ऑटोनॉमस सिस्टम के अंदर बैठकर अपने आसपास के सभी नेटवर्क्स को लगातार अनाउंस करता रहता है कि अरे मेरे जरिए दुनिया के इन हिस्सों तक जाया जा सकता है। जरा सोचिए, समंदर के अंदर कोई फाइबर ऑप्टिक केबल कट गई, अब क्या होगा? यहीं पर BGP का असली मैजिक दिखता है। ये राउटिंग टेबल्स का तुरंत एनालिसिस करता है, दूरी, नेटवर्क पॉलिसी, रास्ते की विश्वसनीयता, सब कुछ चेक करता है और बिना किसी इंसानी मदद के 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में डेटा के लिए एक नया और सेफ रास्ता खोज लेता है। लिटरली यही वो चीज़ है जो इंटरनेट को कभी भी पूरी तरह से ठप नहीं होने देती।